शुरुआती दिनों में जब मैं दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के फैलाव के बारे में जानकारी लेता था तो ऐसा लगता था मानो स्टॉप वॉच चल रही हो। लेकिन तब भारत में सब कुछ नियंत्रण में था। सुकून मिलता था कि भारत इस पर काबू पा रहा है। और इतना ही नहीं, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। आपने हमारी हेडलाइंस में भी देखा कि महाराष्ट्र में इसका कोहराम लगातार जारी है। जी हां, महाराष्ट्र के वो शहर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, मुंबई से सटे ठाणे, ठाणे से सटा पुणे और नागपुर में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आंकड़ों की ये रफ्तार न केवल महाराष्ट्र, दिल्ली और एनसीआर में भी उस रफ्तार से आगे बढ़ रही है जिसका जिक्र मैंने स्टॉप वॉच के जरिए आप लोगों से अभी किया था। इस रफ्तार को देखकर हैरानी होती है, चिंता होती है कि आखिर दिल्ली एनसीआर मुंबई बन गया तो क्या होगा। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। पूरी दुनिया और पूरे देश में कोरोना का आपातकाल जारी है। दुनिया भर में लोग लगातार कोरोना की वजह से जान गंवा रहे हैं। इस जानलेवा वायरस के कहर पर कंट्रोल के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस वायरस को कोई अब तक इस पर काबू पाने में, इसका इलाज ढूंढने में कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। भारत के तमाम शहरों में भी कोरोना काल लगातार काल बनकर टूट रहा है। मुंबई में कोरोना के 3,451 मामले सामने आए हैं और इस बीमारी की वजह से करीब 50 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे का भी कमोबेश यही हाल है। यह शहर भी लगता है कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां 813 मामले सामने आए हैं। मतलब कोरोना के वायरस ने देश के बड़े शहरों में अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शायद इसकी बड़ी वजह इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि मुंबई, पुणे जैसे महानगरों में लोग बड़े पैमाने पर विदेशों से आते हैं। हालांकि इस पर अब रोक है। इस बीच बड़ा डर दिल्ली पर भी मंडरा रहा है। कोरोना यहां भी बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। देश की राजधानी में 2000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 50 लोग मौत के वायरस का निवाला बन चुके हैं। मतलब डर यही है कि कहीं दिल्ली का भी हाल तो मुंबई और पुणे जैसा तो नहीं होने वाला है। और दिल्ली ही नहीं, हम बात करते हैं एनसीआर की। और अगर देश की राजधानी कोरोना का हॉटस्पॉट बन जाएगी तो आखिर फिर क्या होगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। तो आपने देखा, हमने जो चर्चा की, जो जिक्र की, चिंता यही है कि दिल्ली एनसीआर कहीं मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर और महाराष्ट्र न बन जाए। देश की आर्थिक राजधानी कोरोना के कोहराम से त्रस्त है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में राजनेता भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन मैं एक बात इस बहस को शुरू करने के पहले कहना चाहूंगा। मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की आदत भी डालनी होगी। मेरे साथ बीजेपी के नेता आशीष सूद, मेरे साथ आईएमए के वित्त सचिव दत्ता साहब भी मौजूद हैं। दत्ता साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। दत्ता साहब, आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर डॉक्टरों के लिए आई है। वो ये
कि स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर हमला होगा तो ये गैर जमानती होगा। डॉक्टर दत्ता। हाँ जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया डॉक्टर दत्ता? हाँ मैंने आपका सवाल सुन लिया है। आपका जवाब चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आईएमए के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होम मिनिस्टर साहब का हुआ था, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे और अन्य अधिकारी होम मिनिस्ट्री से और हेल्थ के अन्य अधिकारी सेक्रेटरी भी मौजूद थे। हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर केतन देसाई वो भी मौजूद थे और गुफ्तगू उनके साथ जो भी वार्तालाप हुआ उसमें हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ये आश्वासन दिया था कि हम कुछ कोई न कोई ये इसके बारे में बहुत हम गंभीर हैं और हम इसके ऑर्डिनेंस लाएंगे। और वो आज 3 बजे उन्होंने ये ऑर्डिनेंस अनाउंस कर दिया है, पर ये अभी एपिडेमिक के लिए है और हम चाहेंगे कि इसको रेगुलर पार्लियामेंट में लाके वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के अगेंस्ट बिल लाया जाए और उसको पारित किया जाए। हाँ, तो हम आईएमए इससे काफी सेटिस्फाइड है कि एटलीस्ट डॉक्टरों की कुछ सुनाई हुई है। डॉक्टर जो हैं हमारे, वी आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, तो उनको कुछ राहत मिली है और हम ये चाहेंगे कि भारत सरकार इसके ऊपर और ध्यान दे और इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे। जी दत्ता साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता विधायक सोमनाथ भारती जी भी जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी नमस्कार। आपको उम्मीद करता हूं कि कोरोना की इस लड़ाई में, जैसा कि पिछली बार जब आप मेरी बहस में आए थे तो आप जो समाज कार्य, जो सेवा कार्य में आप लगे हुए थे, मुझे लगता है आपकी कैफियत ठीक है। नहीं, बिल्कुल। चूंकि मनीष जी, इस वक्त पूरे देश के अंदर और दिल्ली में हर व्यक्ति को साथ लगना पड़ेगा। ये बड़ी मुसीबत है, ये महासंकट की घड़ी है। तो मैं तो परमात्मा ने जो भी ड्यूटी दी है क्षेत्र की सेवा की करने की, जनता की सेवा करने की, क्षेत्र में खूब लगा हुआ हूं। मैं खाना बांटने में, राशन बांटने में, सैनिटाइजेशन कराने में और ऑफ कोर्स एहतियात बरतते हुए, लोगों को समझाते हुए, मुंह पे मास्क लगाए हुए, दस्ताने पहने हुए, हेडगियर पहने हुए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उस बात का मैं समर्थन करना चाहता हूं कि आज ये स्थिति भयावह की तरफ बढ़ने की कगार पे है। शुक्रगुजार करता हूं मैं माननीय केजरीवाल साहब का, जिन्होंने कि समय रहते लॉकडाउन दिल्ली में लगाया, उसके बाद फिर पूरे देश में लगा। आज टेस्टिंग सारे किट पहुंचे हुए हैं दिल्ली के अंदर। लाख टेस्टिंग किट की ऑर्डर दिल्ली सरकार ने किया था, उसमें से बहुत सारे आ गए हैं और भारी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। जितना ज्यादा टेस्ट होगा उतने ज्यादा लोग जो संक्रमित होंगे, संभावित होंगे, उनको पकड़ा जाएगा, उनको क्वारंटाइन करने से ही बात बनेगी। और जो दूसरी बड़ी बात थी कि क्वारंटाइन करने के बाद जो क्षेत्र के अंदर भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही थी, आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की आधी आबादी को 1 करोड़ को मुफ्त खाना, मुफ्त राशन बांटा है। ये बहुत बड़ी राहत है। और आज एक जो चीज मैं देख रहा हूं, जो आपके जरिए सभी को ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, कि जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, उनका आज स्थिति ठीक नहीं है। उनको आज बड़े मुश्किल तरीके से अच्छा खाना देकर के हम रख पा रहे हैं। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे कि वो जहां है वहीं रहें, वहां से निकले नहीं। धीरे धीरे करके हम पके हुए खाने से कच्चे के राशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि जिसके पास आधार नंबर नहीं भी है उसके लिए भी हम 2000 कूपन देंगे। 2000 कूपन, चूंकि कच्चा राशन देने के साथ बात पैदा होती है कि वो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा जी। घर से बाहर निकला व्यक्ति संक्रमण का कारण बन सकता है। तो ये बात आपके माध्यम से अगर सबको बात पर पता चल जाए कि कुछ भी हो, घर में रहिए। आपको जरूरत हो
ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, फोन हो, अपने विधायक के पास, सांसद के पास बात पहुंचाइए। हम लोग हैं आपके जरूरत को पूरा करने के लिए। इसलिए आज सबसे गुजारिश करता हूं कि भैया जहां हो वहीं खत्म करो, ये संख्या बढ़े नहीं तो हमने डेवलप नेशंस को देख लिया कि ऐसी स्थिति संभली नहीं। तो ये शुक्र है कि ये बहुत बाद में भारत में स्थिति पैदा हुई है। आज हम लोग सभी लोग सरकार की बात माने, केंद्र सरकार की बात माने, राज्य सरकार की बात माने और सरकार के कहे अनुसार चलें। कोरोना स्थिति से हम बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाएगा। जी सोमनाथ जी, हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष सूद साहब भी मौजूद हैं। आशीष जी, केंद्र और राज्य कोरोना की लड़ाई में साथ साथ हैं। हालांकि सोमनाथ भारती जी ने कहते हुए एक बात तो जरूर कही, दिल्ली सरकार ने सारे एहतियाती कदम उठाए, लेकिन मुझे याद आता है बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि निजामुद्दीन में जो मरकज लगी थी वो आपकी लापरवाही की वजह से मामला इतना बढ़ गया। आशीष जी, देखिए मनीष जी, आज एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते, हाँ जी, मैं जवाब दे रहा हूं मनीष जी। जी आज एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते मैं इस दोषारोपण की ओर नहीं जाना चाहूंगा। सबसे पहले अपनी बात कहने से पहले आपके व्यूअर्स को और आपको सोमनाथ जी को मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के सब नियमों के साथ साथ राज्य सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी कार्यकर्ता और नेता इस विश्व की पैंडेमिक में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है और कर भी रहे हैं। वे अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। लोगों को खाना पहुंचाना, लोगों को राहत देना। सोमनाथ जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मगर मैं उनके आपके माध्यम से कुछ सुझाव उनको देना चाहता हूं, क्योंकि वे सरकार में है। उनका दायित्व बनता है कि कुछ नियमों को और कुछ पॉलिसीज को ढंग से इंप्लीमेंट करें, और जहां हमारा सहयोग चाहिए हम जरूर देने के लिए दोनों हाथ बढ़ाकर आगे आएंगे। सोमनाथ जी ने कहा आधी आबादी को खाना दे रहे, जरूर प्रयास हुए हैं, मैं उसका साधुवाद करता हूं। मगर मैं सोमनाथ जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, पिछले महीने की 29 मार्च को राशन पहुंचने थे, जो 10 अप्रैल आते आते तक केंद्र सरकार के गोदामों से उठाकर लाने में दिक्कतें हुई। इस महीने जब 29 अप्रैल से फिर राशन आना होगा, कि दिल्ली की सरकार को केवल मोदी जी द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दिए गए फूड ग्रेन्स को पहुंचाना है, तो लॉजिस्टिक्स का प्लान पहले कर लिया जाए। और जो वेबसाइट बहुत दिनों तक नहीं चली थी, जिसकी स्वीकृति आज ये मानकर हुई है कि हमने अब विधायकों के हाथ में कूपन दे दिए हैं, वो अगर थोड़ा और पहले कर दिए जाते सुधारात्मक कदम, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों के राशन कार्ड इनकी वेबसाइट में नहीं बन रहे थे। मैं इन सब प्रयासों को जो हो रहे हैं, मैं कहीं निंदा कहीं दोषारोपण करना नहीं चाहता हूं, आगे बढ़कर सहयोग करना चाहता हूं। आप सोमनाथ जी जमीन पर जाते हैं, हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं। ये परेशानियां आपको बताई हैं, कृपया हमारा सहयोग भी आपके साथ है, इसको निदान जरूर अगले माह के राशन वितरण में करने का प्रयास करना चाहिए। जी आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सोमनाथ जी को जो आशीष दिया है, बीजेपी का आशीष इस समय आपके साथ है, ये कहा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी लड़ाई कोरोना से है, सियासत में नहीं। अभी हमारे साथ दत्ता साहब है। दत्ता साहब, आपने एक बात कहते कहते एक बात बड़ी, अगर दिल्ली बचेगी, मनीष जी बोलिए आशीष जी, अपनी बात पूरी करें। दिल्ली बचेगी तो ये हमें हरा लेंगे, हम इन्हें हरा लेंगे, देश बचेगा। जब देश बचेगा तो हम इन्हें हरा लेंगे, हमें हरा लेंगे, ये चलता रहेगा। दिल्ली और देश बचना चाहिए, पहले हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। इसलिए गरीबों पे राशन पहुंचाने के ये सुधारात्मक सुझावों को सोमनाथ मनीष जी बोलिए आशीष जी, अपनी बात पूरी करें। दिल्ली बचेगी तो ये हमें हरा लेंगे, हम इन्हें हरा लेंगे, देश बचेगा। जब देश बचेगा तो हम इन्हें हरा लेंगे, हमें हरा लेंगे, ये चलता रहेगा। दिल्ली और देश बचना चाहिए, पहले हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। इसलिए गरीबों पे राशन पहुंचाने के ये सुधारात्मक सुझावों को सोमनाथ जी सार्थकता से ले, ऐसा मेरा निवेदन है। जी, मैं सोमनाथ जी के पास जाऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रमेश दत्ता साहब हैं। मेरे कान में गूंज रही है, जरा इसको देख लीजिएगा। जी वैभव, पीसीआर
आशीष जी के कान में आवाज गूंज रही है, ठीक किया जाए। मेरे साथ रमेश दत्ता साहब हैं। रमेश जी, आपने कहते कहते अपने जवाब में कहा था कि ये जो आश्वासन गृह मंत्री से आपको मिला है ये केवल कोरोना की हद तक का, यानी कोरोना की लड़ाई में अगर ऐसा हमला होता है तो उसको लेकर ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों ने आपका जो कैंडल मार्च था, जो आप लोगों का अनशन था, एक जो ब्लैक डे मनाने के लिए आप लोगों ने बात कही थी, वो तो आपने टाल दिया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये आगे भी चालू रहे। ये देखिए, आज का इस वक्त हमारे देश में एक कैलेमिटी, नेशनल कैलेमिटी है, एक नेशनल इमरजेंसी है। हम देश के इस फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। जितना मेडिकल पर्सनल हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, सफाई कर्मी हैं, जो भी हॉस्पिटल्स में और सेंटर्स में, मेडिकल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, सारे लोग इस लड़ाई के फ्रंट लाइन, जो कि जिसको कि इन्फेंट्री कहते हैं आर्मी में, हम वो काम कर रहे हैं। और हम भारत सरकार के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा लगा के इस कोरोना बीमारी को भारत देश से बिल्कुल खत्म करेंगे। और जो गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, वो एपिडेमिक के टाइम पे जो भी ऐसा वायलेंस करेगा मेडिकल पर्सनल के ऊपर, उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया है। और हम ये मांग करते आ रहे हैं कि एक नेशनल लॉ बनाया जाए वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल। वो मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा हमारे गृह मंत्री जी से कि वो जल्दी से जल्दी, जब भी पार्लियामेंट सेशन में आए, इस ऑर्डिनेंस को मॉडिफाई करके पार्लियामेंट में लाया जाए और उसको परमानेंट लॉ बना दिया जाए, ताकि आगे से लोग निर्भीक और निडर होके अपना काम जो है सुचारू रूप से इस देश में कर सकें। जी दत्ता साहब, आपने ये तमाम जानकारी साझा की और आपने जो बताया, हमारा ये मानना है कि हमले न केवल स्वास्थ्य कर्मी बल्कि कोरोना वॉरियर जो इस समय फ्रंट पर, यानी कि सामने कोरोना से दो हाथ कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। वो देवदूत हैं, लेकिन कुछ ऐसे यमदूत हैं जो कि सारा देश जानता है वो यमदूत कहां से निकले थे, उस पर बात होगी। सोमनाथ जी, दिल्ली सरकार ने बार बार कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि दिल्ली में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगला जवाब आपका सोमनाथ जी। देखिए मनीष जी, कारण क्या है कि इस वक्त हम कॉज ढूंढने में लग गए तो काम नहीं हो पाएगा। इस वक्त मैं बड़ा साधुवाद देता हूं बीजेपी के हमारे साथी आशीष जी को, क्योंकि आज जो बात हम कर रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग इकट्ठे लड़ रहे हैं, क्योंकि देश को इकट्ठे लड़ना पड़ेगा। देश इकट्ठा लड़ेगा तब जाकर कोरोना से मुक्ति मिलेगी। देश पे जब भी कोई आपदा आएगी तो हम राजनीति नहीं कर सकते, हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि देश रहेगा, दिल्ली रहेगी तो हम रहेंगे, लड़ लेंगे, फिर चुनाव हो जाएगी राजनीति। इस वक्त हम किसी में दोषारोपण ना करके, अगर हम सभी साथी, मीडिया के साथियों से भी आग्रह करता हूं, इकट्ठा होकर के देश को एका करने में, कोरोना से एक साथ लड़ने में अगर लग गए तो मुझे पूरा भरोसा है कोरोना से देश को मुक्ति मिल जाएगी। इस वक्त हम कॉज नहीं ढूंढें, इस वक्त हम लगे, जैसे कि अब हमारे सारे किट आ चुके हैं, अब किटों से हम लगातार लगे हुए उन क्षेत्रों में जा करके चेक करने में जहां की क्वारंटाइन सेंटर्स खोले हैं हमने, जहां की ये कंटेनमेंट जोन्स खोला है, और वहां जाकर के जो पता लग रहा है, तो मुझे बड़ा इस पे बहुत मैं खुश हूं कि हमारे सारे दिल्ली सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी लगे हुए इस काम में और बड़े शांतिपूर्वक काम चल रहा है। उन सारे जोनों में भी जहां पहले मुसीबत हुआ करती थी चेक करने में, आज हर तरफ एक्सेप्टेंस है, वेलकम है। और आज जो डॉक्टरों को, जो स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र सरकार ने जो सुरक्षा दिया है, मैं उसका वेलकम करता हूं, क्योंकि डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के साथियों का जो सहयोग है वो बहुत ही उम्दा है। उसके बगैर कोरोना से आप नहीं लड़ सकते। सोमनाथ जी, आशीष जी से इसका जवाब लेते हैं।
इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं कोरोना ब्रेकिंग सेंटर, हमारे न्यूज सेंटर में। मनीष जी, हम लोग लगातार बात कर रहे थे यहाँ पर वो लोग जो जमीन पे उतरकर काम कर रहे हैं, उनके कोरोना से लड़ने के दौरान कितने गंभीर खतरे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात कर रहा हूँ, इसके 70 सिपाहियों को, 70 कर्मियों को 7070 को क्वारंटाइन किया गया है। इनके साथ ही एक पुलिसकर्मी को पॉजिटिव पाया गया। तो कितने खतरे में ये लोग काम कर रहे हैं, इससे आसानी से समझ में आता है। पत्रकार मुंबई में करीब 53 पॉजिटिव पाए जाते हैं। दिल्ली सरकार ने कोशिश की है कि वो तमाम पत्रकारों का फ्री में टेस्ट कराएगी, लेकिन दिल्ली में भी ऐसी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। तो किस तरीके से कोरोना वॉरियर अपनी जान को खतरे में डालकर जमीन पर काम कर रहे हैं। 70 पुलिसकर्मी स्पेशल सेल के क्वारंटीन किए गए हैं। एक पुलिसकर्मी के पॉजिटिव आने के बाद। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। इस पर मैं चाहूंगा कि इस समय सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी, दिल्ली पुलिस के वो लोग, चांदनी महल इलाका, स्पेशल सेल, कई पुलिस अफसर इस तरह से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आपने सही कहा, ये लड़ाई हमको साथ मिलकर लड़नी है, लेकिन इसके फैलावे के लिए जो जिम्मेदार है उसे बख्शना भी नहीं है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, समबडी इन द गवर्नमेंट, मेरी ड्यूटी ये होगी कि हम कोरोना को क्योर करने में आगे लगे रहें। उस पर जिसको जो सरकारों को एक्शन लेना होगा लेते रहेंगे। लेकिन आज जैसे कि देखिए, माननीय केजरीवाल साहब ने कल ही किसी पत्रकार साथी ने कुछ कहा था ट्विटर पे, और केजरीवाल साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया और सारे पत्रकार साथियों को कहा कि भाई आपका फ्री में टेस्ट कराएंगे, स्पेशल सेंटर खोलेंगे, खोल दिया। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है, ये जो रिस्पॉन्स टाइम जो अद्भुत हो रहा है इस वक्त हर तरफ से, इसकी बहुत जरूरत थी और आज हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं सबको जी। साथ में जो टेस्टिंग बढ़ी है, उस टेस्टिंग बढ़ने से संख्या बढ़ेगी, इस बात को ले लें। क्योंकि इस वक्त मुंह मोड़ना कि भाई हम अब संख्या ना दिखाएं, ये गलत साबित होगा। अगर टेस्ट करोगे तो संख्या बढ़ेगी, उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। हमारे पास फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज पे सबका मुझे देखभाल हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेना है सोमनाथ जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आशीष जी, मैं आपसे भी पूछूंगा एक ब्रेक। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस आपको संक्रमित करे ये गुनाह नहीं, ये अपराध नहीं, लेकिन इसे छुपाना और छिपना ये बड़ा गुनाह है। एक छोटे से ब्रेक के बाद को पावर्ड बाय निरोल वायर्स स्विच एंड केबल्स, निभाए जीवन भर का। देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथ एक नए मेहमान डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ गए, लेकिन चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि हम चर्चा करेंगे कि आखिर कोरोना का संक्रमण अगर आपको होता है तो वो गुनाह नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप उसे लेकर छुपते हैं, छिपाते हैं, वो लापरवाही है, वो आपराधिक मामला है। आशीष जी, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और सोमनाथ जी से जब आपने सवाल पूछा तो सोमनाथ जी ने शायद अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के चलते उसको उतने कैंडिडली एड्रेस नहीं किया जितने बाकी विषयों पे उन्होंने कैंडिडली बातें कही थी। मेरा मानना यह है कि स्पेशल ऑपरेशंस कहें या सिंगल सोर्स कहें, जिन लोगों के कारण ये फैला है, ये सबको मालूम है। मरकज में जो जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई, चांदनी महल में जिस प्रकार से लोगों को छुपाया गया, तो जो सोमनाथ जी ने शब्द यूज किया उसका इस्तेमाल करते हुए एज समवन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हम सबका दायित्व बनता है कि उनको कठोरता से इस बात के लिए कहा जाए, मनाया जाए कि वे अपने कारणों से दुनिया की और दिल्ली की जनता के जान की खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सोमनाथ जी ने कहा कि इसमें टेस्ट करना और लोग घरों से ना निकलें, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। मैं इनसे बहुत सहमत हूं। इसके लिए मैं एज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सोमनाथ जी, मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं। दिल्ली सरकार की एपीएमसी की मंडियों में हमें टाइम स्प्रेड करवाना चाहिए। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में दिक्कतें खड़ी होती हैं। एज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड इंश्योर कि इस 29 अप्रैल से राशन के लिए दुकान पर लोगों को ना आना पड़े। आपकी तैयारी पहले से पूरी थी, डोर स्टेप डिलीवरी करने के लिए आप तैयार थे।
दिल्ली में 2020 राशन की दुकानें हैं। एक राशन की दुकान का दायरा मुश्किल से 1 किलोमीटर होता है। आज के संबंध में दिक्कतें खड़ी होती हैं। एज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड इंश्योर कि इस 29 अप्रैल से राशन के लिए दुकान पर लोगों को ना आना पड़े। आपकी तैयारी पहले से पूरी थी, डोर स्टेप डिलीवरी करने के लिए आप तैयार थे। दिल्ली में 2020 राशन की दुकानें हैं। एक राशन की दुकान का दायरा मुश्किल से 1 किलोमीटर होता है। आज 22 तारीख को अगर सरकार इसको प्लान करना चाहे, एक तरफ टेस्टिंग चले और कम से कम लोग बाहर निकले, सुनिश्चित करने के लिए आपकी सरकार को, हमारी दिल्ली की सरकार को दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन लोगों के घरों तक देना चाहिए। एक सिविल डिफेंस का व्यक्ति राशन की दुकानों पे खड़ा होकर, जो घरों पर, जिन स्कूलों पर जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव में पका हुआ खाना वितरित होता है, सब प्रयास कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही है, सेवा भारती भी कर रही है, सब तरह के दल कर रहे हैं। मगर उसको और बढ़ाने के लिए एज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड स्ट्रेस दैट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ food grains should be made possible since 19th of commencing from 29th of April। जी सोमनाथ जी, आपने आशीष जी ने जो कहा शायद आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, संक्रमण जिस तरीके से एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में फैल रहा है, आपने देखा कि पड़ोस के हमारे 2 जिले गाजियाबाद और नोएडा कंप्लीटली सील कर दिए गए हैं। तो इस तरह की बातें कि जो प्रोग्रेसिव लॉकडाउन की बात सामने आई थी कि 20 तारीख के बाद थोड़ी राहत दे देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये प्रोग्रेसिव लॉकडाउन की पोल खुल गई है। जिस तरह से लोग सड़कों पर आ गए, एक साथ झुंड के झुंड सामने दिखाई देने लगे, किलोमीटर तक लंबी गाड़ियों की कतारें दिखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि संक्रमण रोकने में ये अपने आप में बड़ी बाधा है। मनीष जी, मैं देखिए, चूंकि हम सब देख रहे हैं जगह जगह कई तरह की समस्याएं आ रही है। जैसे बॉम्बे में हो गया, उस दिन बांद्रा स्टेशन पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त हम सबको हो क्या रहा है कि इतने बड़े पॉपुलेशन को घर में एक घर के अंदर बंद करके रखना, जब तक हम उस पर भी काम नहीं करें कि भाई क्या क्या करना है। जैसे कि आज मैंने अपने क्षेत्र के अंदर ई मीटिंग शुरू किया, काफी समय से ले रहा हूं, तो ई मीटिंग के जरिए मैं क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की समस्याएं ले रहा हूं। आज क्षेत्र के अंदर ई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम सबको जनता को एंगेज करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि जनता को अगर छोड़ दोगे, कह दो कि भाई आप घर में रहो सिर्फ, उससे हो सकता है कि उनके मन में कुछ और तरह के भाव आ जाएं। इसलिए इतनी भारी पॉपुलेशन को किस तरह से घरों में कंटेन रखना है, सरकारों को काम करना पड़ेगा। आशीष जी भी यहाँ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, मैं भी दिल्ली सरकार के, हमारे सरकार है, हम सबको एकत्रित होकर के काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन जहां तक बात राशन डिलीवरी सिस्टम को लेके मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार राशन के, सोमनाथ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय हो सकता है, वहां कोई दिक्कत ना हो, लेकिन देश के अलग इलाकों में, दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में ऐसी जो आप ये समझिए कि लोग हैरान परेशान हैं, जो डिलीवरी सिस्टम है वो नीडी तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं, देखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारा ऐसे एक एमएलए का ग्रुप है, ट्विटर पे जो पोस्टिंग होती है, क्षेत्र के अंदर मैंने और हमारे साथियों ने गरीब परिवारों को आइडेंटिफाई कर करके एक एक व्यक्ति का क्या छूट जाते हैं। देखिए, हम लोग भी अपने सारे जितने रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लोग छूट जाता है, तो जैसा माननीय केजरीवाल साहब ने उस दिन कहा कि भाई जहां कहीं गलती नजर आती हो एक दूसरे को बताएं, और जहां तक राशन सोमनाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आशीष जी को भरोसा दिलाता सोमनाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी हैं। दिखेगा आपको। जी जी, सोमनाथ जी, हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी हैं। डॉक्टर मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर मलिक, कैन यू हियर मी? डॉक्टर मलिक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष जी,
जहां तक डिलीवरी सिस्टम की बात है, अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग अपने अपने दायरे में तो कर रहे हैं, लेकिन बहुतांश ऐसे लोग हैं जो लगातार हमारे कोरोना ब्रेकिंग सेंटर में भी हजारों फोन दिन भर में घनघनाते हैं कि कई ऐसे मजबूर लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, वो भूखे हैं। उनको लेकर आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड द नीडी अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में और दिल्ली में हम समय समय पर रोज प्रेस के बंधुओं को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं। हमारी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को पार कर कर भी हम जाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह सरकारी माध्यमों से, गैर सरकारी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर भोजन वितरण कर रहे हैं, राशन की किट्स दे रहे हैं। मोदी किट के रूप में दिल्ली बीजेपी ने सामग्री वितरण का काम किया है, दिल्ली बीजेपी के सभी नेता उसको कर रहे हैं। मैंने पहले अपना ओपनिंग वाक्य में ये कहा था कि हम किसी भी कदम तक जाकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, जो घरों पर राशन पहुंचाने में अगर सरकार को कहीं दिक्कत होती है तो दिल्ली की सरकार हमारे केंद्रीय नेताओं से बात करे। भारतीय जनता पार्टी के पास हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करें और हम बूथ स्तर पर घरों तक राशन पहुंचाने के लिए व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। अगर दिल्ली की सरकार को कहीं भी दिक्कत होगी, एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है और वहां के 10 लोगों के 20 लोगों के घरों पर राशन पहुंचाने पर हम आज भी काम कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर हमारी बड़ी बात कह दी, इसकी रचना खड़ी करने में मदद कर सकते हैं। सोमनाथ जी, अगर आपकी यंत्रणा में कहीं कोई कमी है और आप अगर चाहते हैं तो बीजेपी आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। आज के इस देश का सवाल की सबसे बड़ी उपलब्धि कि हम साथ साथ हैं, ये आप दोनों ने कह दिया। देखिए, माननीय केजरीवाल साहब ने शुरू के दिन से खुल्लम खुल्ला ये कहा कि दिल्ली वासियों के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े सुरक्षा के लिए वो करने को तैयार हैं और कर रहे हैं, हर कदम पर वो कर रहे हैं। आपको जैसे कल उन्होंने अनाउंस किया, जब 2000 कूपन की बात की तो उसमें भाजपा के भी 8 विधायक हैं, उसमें भाजपा के भी 7 सांसद हैं, सभी को उन्होंने 2000 कूपन दिए बांटने के लिए। मुझे लगता है कि माननीय केजरीवाल साहब की पूरी अप्रोच आज जो एक ऐसा कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स का जो नमूना दिल्ली में पेश उन्होंने किया है, वो बहुत लंबे समय तक के लिए फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सहभागिता, आशीष भाई को बोलना चाहता हूं, यही सहभागिता जब हम साथ साथ खड़े होंगे तभी कोरोना को हमारी सीमाओं से हमेशा के लिए दफा कर देंगे। डॉक्टर रवि मलिक, आंकड़ा जिस तरह लगातार अब बढ़ता जा रहा है, और जब आप हमारे 2 अमेरिकी विदेशी डॉक्टरों के साथ बैठे थे, डॉक्टर मलिक आपको याद होगा, उन लोगों ने कहा था, अंदेशा जताया था, हालांकि हम कभी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, कोई भारतवासी नहीं चाहता कि कोरोना अपने पैर पसारे, लेकिन जो आंकड़ा बढ़ रहा है, डॉक्टर मलिक, क्या हम स्टेज 3 की ओर भाग रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली आंकड़ा बढ़ रहा है तो हम स्टेज 3 की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक स्टेज 3 शुरू नहीं हुई है। हमें सरकारी आंकड़ों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सरकार डेफिनेटली डिक्लेयर करेगी जब हम स्टेज 3 में घुसेंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस वे से आंकड़े वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़े हैं, उस वे से अभी विस्फोटक अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं हमारे आंकड़े। उम्मीद थी कि आंकड़े बढ़ेंगे, वजह यह है कि टेस्टिंग हमने काफी ज्यादा कर दी है। एक टाइम पे टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी और इस टाइम पे टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो टेस्टिंग ज्यादा होगी तो नेचुरल बात है कि बहुत सारे पेशेंट्स भी हमारे को निकल के आएंगे, खासकर कि बहुत एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो वो सब भी डिटेक्ट होंगे, तो आंकड़े शुरू में थोड़े बढ़ेंगे। ये मेरी आपकी पहले भी बात हुई थी, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह से हॉट एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अभी भी हमारी स्थिति, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि एकदम से महामारी की तरफ चल गई है या एकदम से बिगड़ गई है। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पिक्चर और क्लियर होगी। लेकिन अगर हम स्पेन की बात करें, डॉक्टर मलिक, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में आपका जवाब आएगा तो मुझे ऐसा लगता है
इस समय जो लाखों करोड़ों दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि जब एक मशहूर डॉक्टर ये कहता है तो कितना जरूरी हो जाता है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए, सामाजिक दूरी बनी रहनी चाहिए, लोगों को घर में रहना चाहिए, यही सबसे बड़ी वैक्सीन है। आप वेट करेंगे इसको डॉक्टर मलिक? बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए, हैंड हाइजीन पूरी फॉलो होनी चाहिए, हाथ से आप नाक मुंह आंख को ना मसलें, अगर आप मसल रहे हैं तो पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन पूरी मेंटेन करके चलें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके चलें, लॉकडाउन का पालन बिल्कुल नहीं तोड़ें। लॉकडाउन का पालन अगर टूटेगा तो महामारी की तरफ हम चले जाएंगे। ये मैं बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूं। जिस तरह से सरकार ने जिस एरिया में लॉकडाउन हॉट एरिया सीलिंग एरियाज किया उसका डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक आपकी ये चेतावनी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं ये आप समझ जाइए, ये अलर्ट है। अगर एक बचेगा तो सब बचेंगे और सब बचेंगे तो वो एक भी बचेगा। अब हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ वकील आभा सिंह जो कि समाज सेवी भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आभा जी, आपका स्वागत है। मुंबई के जो हालात हैं, मुंबई में जो संक्रमण फैल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपका जो घर है, आपकी जो रिहाइश है वो वर्ली इलाके में है, आप ठीक ठाक हैं? आभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आभा जी, कैन यू हियर मी? आभा जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सोमनाथ जी, ये जब शुरुआती दौर में पहला लॉकडाउन था, पहला लॉकडाउन, एक छोटा सा जवाब सोमनाथ जी, पहला लॉकडाउन जो था वो जनता कर्फ्यू था, जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन वो राहत के रूप में न लेते हुए लोगों ने उसको मखौल बना दिया। सरकार ने उंगली दी, लोगों ने हाथ काट दिया। मनीष भाई, कारण क्या है कि जब भी कोई ऐसी चीज अनाउंस होती है तो साथ साथ में बहुत सारे तरीके से उसका सीरियसनेस अगर हम जनता तक ना पहुंचा पाए तो उसमें विफलता हाथ लगेगी। जी सोमनाथ जी, जनता को, सोमनाथ जी, मुझे देश का सवाल खत्म करना है। सोमनाथ जी, मुझे देश का सवाल खत्म करना है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जी सोमनाथ जी, मुझे देश का सवाल खत्म करना है। मेरे साथ बीजेपी के नेता आशीष सूद, मेरे साथ डॉक्टर मलिक, रमेश दत्ता जुड़े। आप सभी का देश का सवाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहना चाहेंगे, अगर हम सब संग संग होंगे तो कोरोना निश्चित हारेगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। हमारे साथ वहां की मशहूर समाज सेवी और वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। आभा जी, इस समय मुंबई में जो हालात हैं, जिस समय आप देख रही हैं कि मुंबई में जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में चिंता की बात है। देश की आर्थिक राजधानी का पहिया रुक चुका है। बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं। मुंबई की बहुत ही स्थिति जो है बहुत खराब बनी हुई है। जिस तरह से अभी हिंदुस्तान के जो केसेस हैं, 60% केसेस मुंबई के हैं और रोज नए केस आते जा रहे हैं। इनफैक्ट 3000 से ज्यादा तो मुंबई के केस हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से धारवी में केसेस बढ़ रहे हैं, वर्ली कोलीवाला जिसके पास में मैं रहती हूँ, आज 20 दिन से क्वारंटाइन में है और बीएमसी कहती है कि नहीं, हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं इसलिए केसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि शुरू में हम 100 टेस्ट कर रहे थे लेकिन आज हम 3000 कर रहे हैं। लेकिन वो बात ये नहीं है। सच्चाई ये है कि चूंकि यहाँ पे लोग इतने पास रहते हैं, स्लम्स में हमने एक छोटे से कमरे में 10-10 की फैमिलीज रह रही है, तो मानी बात है अगर एक को इन्फेक्शन होगा तो वो फैलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं है। और जो आपने कहा कि कमर्शियल कैपिटल है ये देश का, और कमर्शियल कैपिटल ही अगर टूट जाएगा तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये सबको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कोविड-19।
आभा जी एक छोटा सवाल और आपसे छोटा जवाब चाहूंगा। आप हमेशा आरटीआई के जरिए लोगों की आंखें खोलने का काम करती रही। इस समय जो कोविड-19 को लेकर सरकार की तरफ से काम चल रहा है, आप संतुष्ट हैं? जी, सरकार की तरफ से काफी चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन आपको मालूम है जिस तरह पूरा देश देख रहा है कि माइग्रेंट्स, आपने उनको कोई वार्निंग नहीं दी, उनके रहने का इंतजाम नहीं किया, वो बेरोजगार हो गए, सड़क पे आ गए। आज पेपर में छपा है कि एक 12 वर्ष की बच्ची जो आंध्रा से निकली, उड़ीसा नहीं पहुंच पाई और वो 2 दिन चलने के बाद मर गई थकान से। तो ये प्लानिंग भी नहीं हुई। आभा जी आप देश का सवाल में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना ध्यान रखें। अब वक्त है देश के सवाल में अच्छी खबर का, यानी कि पॉजिटिव खबर का। एक ऐसी खबर जो इस मुश्किल की घड़ी में हौसला बढ़ाती है, उम्मीद की किरण लाती है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आज जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, वो है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल प्रवीण कुमार, जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। खास बात यह है कि कांस्टेबल प्रवीण कुमार कोरोना काल में एक तरफ जहां लॉकडाउन को लागू कराने के लिए पूरे दिन ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने कमजोर तबके की मदद के लिए बड़ी मिसाल भी पेश की है। दरअसल प्रवीण कुमार अपनी सैलरी से ये सारी सामग्री इकट्ठा कर उन जरूरतमंदों को लगातार बांटते रहते हैं। कांस्टेबल परवीन जी हैं, इन्होंने अब ये तो ये था कोरोना वॉरियर का वो चेहरा जो एक तरफ कोरोना से युद्ध भी लड़ रहा है और लोगों के जीवन के साथ जुड़ भी रहा है। आज के